नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। और आज की डेट है 6 जून 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का। आज का हमारा जो आर्टिकल रहेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, भाई हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि फार्मा कंपनियों से संबंधित है। फार्मा कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो मेडिसिन के निर्माण में लगी हुई होती हैं, उनको हम फार्मा कंपनियाँ कहते हैं। और इसी आर्टिकल को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप दूसरा जो पेज है उस पर देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो छपा है। आज सैटरडे है, तो ग्राउंड जीरो में क्या होता है, काफ़ी सारे फैक्ट्स ये होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इस ग्राउंड जीरो में डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कवर होता है। तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पर किसी दिन जब भी समय होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आर्टिकल है वो किस पेपर में आ सकता है, तो ये आ सकता है हमारे जीएस पेपर 3 में। हम रिलेट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो टॉपिक है उससे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके बारे में जान लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को, यानी किसी इंडिविजुअल को, या किसी संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी कंपनी को, ठीक है, कंपनी संस्थान दोनों को हम मान सकते हैं, किसी को भी दिए जा सकते हैं। कब कब? उनके इनोवेशन के लिए। इनोवेशन में क्या हो सकता है, जैसे भाई कोई टूल डेवलप कर दें या कोई मेडिसिन डेवलप कर दें, फार्मा कंपनियां जो हैं वो मेडिसिन डेवलप कर दें, या कोई व्यक्ति ऐसा इनोवेशन कर दे जो कि पहले से उपलब्ध ना हो, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया जा सकता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने का मतलब ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल ने, यानी व्यक्ति ने, या जो कंपनी है उसने जो भी अपना खर्चा किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्चा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको वह आसानी से अपना रिकवरी कर सके, इसलिए उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया जाता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने से क्या होता है कि कंपनियां जो हैं वो प्रमोट होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कंपनियों के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है कि भाई किसी भी नए नवाचार को या इनोवेशन को प्रमोट करें। कह सकते हैं, देखो अभी हाल ही में क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां रिसर्च कर रही हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जाए। अब क्या होगा, काफ़ी सारा पैसा खर्च हो रहा है उन पर। अब इस पैसे के जो खर्च हो रहा है उसको अगर कंपनियों को रिफ़ंड नहीं उनको मिलेगा, तो भाई क्यों इस रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपना पैसा खर्च करेंगी। तो इस रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो पैसा खर्च होता है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में उन्हें वापस दिया जाता है। या हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे अधिकार होते हैं जिनसे कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सुरक्षित रह सकती है, और इससे कंपनियां जो हैं प्रोत्साहित होती हैं अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम जानते हैं कि फार्मा कंपनियों के बारे में अगर बात की जाए तो फार्मा कंपनियां जो हैं उनका काम करने का जो मॉडल है वो क्या है, या जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो, किसी भी फार्मा कंपनी के लिए एक मॉडल होता है काम करने का। उस मॉडल में सबसे पहले क्या होता है कि अगर वर्ल्ड में कोई डिसीज़ है, हम मान लेते हैं कोई बीमारी है, ठीक है, मान लीजिए आप कोविड-19, ठीक है, अभी जो चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक, उसको हमने मान लिया कि ये ग्लोबल डिसीज़ है। तो कंपनियां क्या करती हैं, उसके लिए दवा बनाने की कोशिश करती हैं। अभी कई सारी कंपनियां जो हैं कोविड-19 की दवा बनाने के लिए, या मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, बनाने के लिए रिसर्च कर रही हैं और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार रिसर्च फेल भी हो जाती है, ठीक है। रिसर्च क्या होती है, कई बार रिसर्च फेल हो जाती है, और फेल होने की स्थिति में क्या होता है कि खर्चा जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन इसीलिए अब क्या है, वर्किंग का जो मॉडल है इनका, बीमारी को टैकल करने के लिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और कोई ऐसी मेडिसिन डेवलप करती हैं जिससे कि उस बीमारी से पार पाया जा सके। उसके बाद क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी बीमारी के लिए दवा बना लेती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक पेटेंट दे दिया जाता है, पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स से क्या होता है कि उसका जो खर्च हुआ है या जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको वह आसानी से रिकवर कर सकती है, क्योंकि प्राइस रेगुलेट करने की पावर जो है उस कंपनी के पास होगी, और उस कंपनी के पास क्या होगा, मोनोपोली भी होगी, क्योंकि वह कंपनी केवल उस दवा का निर्माण कर सकती है। मान लेते हैं कि उसको 20 वर्षों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिया जाता है, तो 20 वर्ष तक वह प्राइस और उस साल्ट की जो भी दवा होगी वह केवल वही कंपनी उसको प्रोडक्ट कर सकती है या उसका उत्पादन कर सकती है, प्रोडक्शन। उसके बाद हम जान लेते हैं कि कंपनी अपनी मर्ज़ी से, हमने बताया था कि प्राइस को तय कर सकती है
और अपनी लागत के साथ साथ वह कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहती है, जिससे कि आगे कोई अन्य बीमारी अगर आती है, ग्लोबल डिसीज़ होती है या किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो वह उस बीमारी को टैकल करने के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर सके, इसीलिए वह प्रॉफिट के साथ काम करना चाहती है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। हाँ, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अभी वर्तमान में जो फार्मास्यूटिकल की जो मार्केट है वो 110 लाख करोड़ की है। कितनी है? 110 लाख करोड़ की है। और उसके बाद अगर बात की जाए, इसमें से केवल जो 55% है यानी 55% जो है वो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनियां स्पेंड करती हैं किस पर? ब्रांड पर। ठीक है, यानी ब्रांड पर रिसर्च पर जो होता है, यानी जो आईपीआर वाले प्रोडक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले, उन पर 55% लगभग 60 लाख करोड़ जो है कंपनियां खर्च करती हैं इस रिसर्च में। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये टोटल जो है 110 लाख करोड़ की जो मार्केट है वो वर्ल्ड की जीडीपी की लगभग 1.7% है, यानी 1.7% है ग्लोबल जीडीपी की जो खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर देखो हमने ये बताया था कि WTO का जो क्या है स्टेटस है, एक स्टैंडर्ड है कि 20 ईयर के लिए प्रोडक्शन पेटेंट दे दिया जाता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी कंसर्न्स हैं वो क्या क्या हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो कंसर्न हैं वो ये हैं, इस प्रकार हैं। इस मॉडल में जो काफ़ी सारी कमियां हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि यह बात है कि ट्रुथ के साथ आती है कि इनोवेटर को प्रोत्साहन तो इससे मिलता है, लेकिन कुछ कंसर्न भी होते हैं। उन कंसर्न में पहला कंसर्न हमारा ये है कि बीमारियाँ, मतलब कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं ना जो केवल पुअर फैमिली को प्रभावित करती हैं, यानी गरीब लोगों को प्रभावित करती हैं, और उनमें से क्या होता है, उनके इलाज के लिए इन कंपनियों के द्वारा कम रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है दवा बनाने के लिए। क्योंकि देखो कंपनियों का टारगेट क्या रहता है? कंपनियों का टारगेट रहता है प्रॉफिट पर। अगर वह गरीब लोगों को जो बीमारियां होती हैं, ट्रॉपिकल डिसीज़ जो होती हैं, अधिकतर गरीबों में होती हैं, अगर वो ट्रॉपिकल डिसीज़ के लिए अगर मेडिसिन डेवलप करती हैं तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए लागत आती 1 रुपये, तो वो उसको कितने में बेच सकती हैं? मैक्सिमम। क्योंकि गरीब लोग जो है अगर कंपनी उसको 10,000 में बेचेगी तो गरीब लोग क्या करेंगे? उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपनियां क्या करती हैं? इस पर ध्यान ही नहीं देती हैं, जिससे कि उनको गरीबों के लिए दवा बनानी पड़े। दूसरी बात, अगर वो बना भी देती हैं तो गरीब लोगों की पहुंच से दूर रहती हैं, क्योंकि ये दवाएं क्या होती हैं? काफ़ी सारी महंगी होती हैं। दूसरी बात अगर बात की जाए कि इस पेटेंट को अगर 20 साल के लिए कंपनी को दिया जाता है तो ये काफ़ी महंगे बेचते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो दवाएं हैं वो मार्केट में कितनी महंगी मिलती हैं। जेनरिक दवाओं को छोड़ दें तो दवाएं जो हैं, जो पेटेंट वाली दवा होती हैं, वो काफ़ी बहुत सारी उनके प्राइस जो हैं हाई लेवल पर होते हैं। WHO ने एक लिस्ट जारी की है NTD की। NTD क्या होता है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। इसमें करीब 22 जो हैं, 20 से 22 बीमारियां इसमें लिस्टेड हैं जिनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ कहा जाता है। इन बीमारियों पर फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो कम ध्यान देती हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पर। इनमें से कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे मलेरिया हो गया हमारा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि NTD के एग्जाम्पल हैं, यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के। इन पर कंपनियां जो हैं वो कम फोकस करती हैं इनकी वैक्सीन डेवलप करने के लिए या इनकी दवा डेवलप करने के लिए। दूसरी बात अगर की जाए, यहाँ पर एक डेटा भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको अगर याद कर सकते हैं तो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा है कि 0.35% जो है पीपल अराउंड NTD, मतलब कि नेग्लेक्टिकल ट्रॉपिकल डिसीज़ के थ्रू 0.35 जो हैं वो, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये खर्च किए हैं किसी कंपनी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो उसमें से केवल 0.35 जो प्रतिशत है वो खर्च किया गया है NTD पर, यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ पर। नेग्लेक्टिकल ट्रॉपिकल डिसीज़ जो होती हैं उनसे लगभग एक साल में TB और मलेरिया से 1.7 लाख लोग, मतलब 1,70,000 लोग जो हैं प्रति वर्ष इससे डेथ होती है। किससे? NTD में जो मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस आते हैं केवल उनसे। उसके बाद अगर तीसरे कंसर्न्स की बात की, सेकंड कंसर्न्स की बात की जाए तो सेकंड कंसर्न ये है कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं ना कि जो
अमीर को भी प्रभावित करती हैं, रिच मैन को, और पुअर को भी प्रभावित करती हैं। अब होता क्या है, गरीब और अमीर दोनों को अगर कोई बीमारी प्रभावित करती है तो इसके लिए जो वैक्सीन या कोई मेडिसिन बनाई जाती है कंपनी के द्वारा, तो उस मेडिसिन को क्या किया जाता है, हाई प्राइस पर बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पेटेंट मिल जाता है तो वह अपनी मर्ज़ी से उसको हाई प्राइस पर बेचती है, तो रिच लोग तो उसको अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों के साथ क्या होता है, ऐसा होता है कि भाई इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गरीबों के पास क्या होता है कि इतने सारे पैसे नहीं होते जो कि वो इतनी महंगी दवाओं को अफोर्ड कर सकें। तो यह भी एक कंसर्निंग इश्यूज़ है। उसके बाद अगर बात की जाए पेटेंट को सदाबहार बनाना, ये थर्ड कंसर्न है हमारा। सदाबहार का मतलब क्या होता है कि एवर गिनिंग ऑफ पेटेंट्स। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाई, ए कंपनी ने मेडिसिन डेवलप की, मान लेते हैं हम किसी डिसीज़ की। उस मेडिसिन में क्या किया कंपनी ने, जब 20 वर्ष पूरे हुए उसके पेटेंट के, तो उसने क्या किया, कुछ साल्ट उसमें बदल दिए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे साल्ट बदले जिससे ह्यूमन को ना तो कोई नुकसान हुआ ना ही अधिक कोई फ़ायदा हुआ उस बीमारी में। लेकिन क्या हुआ, साल्ट बदल दिए। साल्ट बदल कर उस कंपनी ने उस मेडिसिन को एक नया नाम दे दिया और उस पर फिर से पेटेंट हासिल करने की कोशिश की जाती है कंपनियों के द्वारा। तो इसको कहा जाता है ईबर गिनिंग ऑफ पेटेंट्स। ये काफ़ी कंसर्निंग इशूज़ है। इसके तहत भी कंपनियां जो हैं पेटेंट का मिसयूज़ करती हैं अपने, इस प्रकार से वह गलत तरीके से भी पेटेंट प्राप्त कर लेती हैं। ये कंसर्निंग इशूज़ है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट आगे क्या है, सजेशंस क्या हैं। इस आर्टिकल में सजेशंस दिया जाता है। एक सजेशन है कि जैसे मान लीजिए जब भी कोई कंसर्निंग इश्यूज़ होता है तो उसके कुछ सुझाव भी होते हैं, और इस आर्टिकल में एक सुझाव दिया जाता है कि हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड स्थापित किया जाए। क्या किया जाए, एक हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड स्थापित किया जाए, जिसको HIFV शॉर्ट में कहा जाता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेल्थ इम्पैक्ट फंड्स में क्या होगा कि इसमें जो भी कंपनियां होंगी उन कंपनियों को लिस्टेड कर लिया जाएगा। कुछ कंपनियों को, जैसे मान लीजिए इसमें 10 से 12 कंपनियों को हम मान लेते हैं लिस्टेड कर लिया जाएगा, और 10 से 12 दवाओं का चयन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए डेंगू की कंपनी को, इसमें डेंगू की दवा बनाने वाली कंपनी को इसमें लिस्टेड कर लिया गया, मलेरिया की दवा बनाने कंपनी को लिस्टेड कर लिया, किसी भी ऐसी बीमारी को जो कि वर्तमान में काफ़ी सारी स्प्रेड हो चुकी होगी, तो उस बीमारी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जो भी कंपनियां उस मेडिसिन को डेवलप करती होंगी उस बीमारी से संबंधित, उनको हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड में जगह दी जाएगी, जिससे कि उनको इस फंड से जो निवेश का जो पैसा है वो मिल सके। इसमें होगा क्या, इसमें एक बात ये की गई है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपनी लागत से भी कम दाम पर दवाओं को लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगी, लेकिन उसके तहत उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी हेल्थ इम्पैक्ट फंड से। हेल्थ इम्पैक्ट फंड्स में क्या होगा, इसमें प्रारंभिक पूंजी जो है वो कितने की रखी जाएगी, 20,000 करोड़ की। कितनी रखी जाएगी, 20,000 करोड़ की इसमें प्रारंभिक पूंजी रखी जाएगी, और इस पूंजी से ही उन कंपनियों को फंडेड किया जाएगा, जिससे कि उनका जो नुकसान है वो उसकी भरपाई की जा सके। उसके बाद अगर बात की जाए कि इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सजेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो इसमें वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन होगा कंट्रीज़ की तरफ से, मतलब जो भी देश इस हेल्थ इम्पैक्टमेंट फंड्स में शामिल होंगे वो अपने स्वेच्छा से अपनी एबिलिटी के अनुसार इसमें वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उस पर भी, ग्रीन हाउस गैसेस पर भी टैक्स लगाकर फंड की व्यवस्था की जा सकती है। तीसरा क्या है, तीसरा ये लॉन्ग टर्म फंडिंग कहाँ से दी जा सकती है, लॉन्ग टर्म फंडिंग दी जा सकती है स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वे ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कोई निवेश किया जाता है लाभ के लिए। जैसे मान लीजिए किसी USA की A कंपनी ने भारत की B कंपनी में शेयर मार्केट में निवेश किया 6 जून को, और 7 जून को उसने प्रॉफिट के साथ उसको अपने शेयर जो है वो बेच दिए। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, और इन ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टोबिन टैक्स। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, टोबिन टैक्स कहा जाता है। इस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहा जाता है टोबिन टैक्स। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आगे की इस हेल्थ इम्पैक्टमेंट फंड से क्या क्या लाभ हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पर ये देखा जाएगा, देखो जो भी मेडिसिन इस फंड में
फंडेड की जाएंगी उनमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि हेल्थ पर उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ना कि उनकी सेलिंग को। इसमें देखो, इसमें जो बेस बनाया गया है शामिल करने का, वो सेलिंग को ना बनाकर हेल्थ पर इम्पैक्ट, आउटकम पर उस पर फोकस किया गया है। यानी कोई भी दवा अगर हेल्थ को अच्छा सुधार देती है, जल्दी से ट्रीटमेंट करती है, तो उसको जल्दी इसमें शामिल किया जाएगा, ना कि सेलिंग पर। इससे क्या होगा, ये प्रमोशन जो है कंपनियों में होगा कि सभी कंपनियां जो हैं किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए अधिक तेज़ी से काम करेंगी और इनोवेशन पर फोकस करेंगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक इशूज़ आ जाता है बीच में कि कभी कभी विभिन्न देशों के द्वारा क्या किया जाता है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग दे दी जाती है। जैसे अभी भारत सरकार ने कहा था कि कोई भी देश अगर कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन को डेवलप करता है, तो उस वैक्सीन के लिए हम अपनी जेनरिक कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंस यानी कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रावधान कर देंगे, जिससे कि कोविड-19 से निपटा जा सके। तो यह भी डर कंपनियों के दूर हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या, वो कंपनियां क्या होंगी, हेल्थ इम्पैक्टमेंट फंड में रजिस्टर्ड होंगी, तो उनके लिए यह डर नहीं रहेगा कि जेनरिक कंपनियां भी अब हमारे दवा को बना सकती हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा फंड होगा जिसमें उनके नुकसान की भरपाई की जा सकती है। उसके बाद एक क्या होगा, तीसरा बेनिफिट क्या होगा, तीसरा बेनिफिट ये होगा कि कॉपरेशन बढ़ेगा। कॉपरेशन किनके बीच में, जो भी कंपनी होगी और लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी स्थानीय प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों में क्या होगा, कॉपरेशन बढ़ेगा, जिससे कि किसी बीमारी को जल्दी से और आसानी से टैकल किया जा सकेगा और उस बीमारी से निजात पाई जा सकेगी। बीमारी को समाप्त करने के लिए सभी तीनों जब साथ आएंगे, तीन स्तर पर, जैसे मान लीजिए कंपनी और लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये मिलकर काम करेंगे तो किसी भी बीमारी को आसानी से टैकल किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर 1 मिनट, ये लास्ट में हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है आर्टिकल में, जो आप आंसर के लास्ट में भी इसको लिख सकते हैं कि देखो, अभी वर्तमान समय ऐसा समय है, कोविड-19 की महामारी है, तो यह समय बिल्कुल पर्याप्त समय है जिससे कि इस प्रकार के फंड को स्थापित किया जाए। क्योंकि अभी कोविड-19 का क्या है, गरीबों पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है, और इस फंड को स्थापित करने के बाद कंपनियां जो हैं ऐसी मेडिसिन पर भी फोकस करेंगी जो कि गरीबों के लिए सुविधाजनक हों और अफोर्डेबल हों, और उनके द्वारा जो भी नुकसान उनको होगा उसकी भरपाई जो है हेल्थ इम्पैक्टमेंट फंड से की जा सकेगी। तो इस मॉडल से हमें ये पता चलता है कि जो हेल्थ इम्पैक्टमेंट फंड का जो मॉडल है, वो कोविड-19 जैसी बीमारी या महामारी को भी टैकल करने में कामयाब हो सकता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बारे में, जो कि हेल्थ इम्पैक्टमेंट मॉडल पर काफ़ी फोकस्ड है ये आर्टिकल। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओनली सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल, जो कि आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स की भी डिस्कशन स्टार्ट की जाएगी जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।